हमारी एकेडमी में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम अध्याय 13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात इसकी प्रश्नावली 13.2 करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम में है? बच्चों, यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं। हमें यह पता लगाना है कि कौन कौन से कथन प्रतिलोम में हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में प्रश्नावली 13.1 में हमने यह सीखा था कि सीधा समानुपात या प्रत्यक्ष अनुपात या परस्पर अनुक्रमानुपाती किसको हम कहते हैं, किन राशियों को हम सीधा समानुपात या परस्पर अनुक्रमानुपाती या प्रत्यक्ष अनुपात कहते हैं। यह बच्चों हमने पिछले वीडियो में सीखा था। आज हम प्रतिलोम समानुपात अथवा परस्पर व्युत्क्रमानुपाती के बारे में समझेंगे। बच्चों, इसको समझने के लिए हम यह मान लेते हैं कि आपको 1000 रुपए दिए जाते हैं। आपको आपके पिताजी 1000 रुपए देते हैं और बाजार से पेन लाने को कहते हैं। 1000 रुपए में आपको पेन लेके आने हैं। बच्चों, बाजार में आप जाते हैं, एक पेन का मूल्य किसी दुकान पर 100 रुपए है। 1000 रुपए में बच्चों आप 10 पेन खरीद पाएंगे और दूसरे तरह के पेन का मूल्य अगर 200 रुपए है प्रति पेन मूल्य अगर 100 रुपए है तो 10 पेन आप खरीद पाएंगे। और अगर प्रति पेन यानी एक पेन का मूल्य 200 रुपए है तो आप 5 पेन खरीद पाएंगे। 1000 रुपए में आपको 1000 रुपए ही खर्च करने हैं, इनके पेन लेके आने हैं। और अगर कोई पेन 250 रुपए का है तो आप केवल 4 पेन खरीद पाएंगे। और अगर पेन का मूल्य प्रति पेन 50 रुपए है तो आप 1000 रुपए में 20 पेन खरीद पाएंगे। यही मूल्य 40 रुपए हो जाता है तो इतने 1000 रुपए में 25 पेन आप खरीद पाएंगे। मूल्य अगर 25 रुपए है तो 1000 रुपए में आप 40 पेन खरीद पाएंगे। और पेन का मूल्य अगर 20 रुपए है तो आप 1000 रुपए में 50 पेन खरीद पाएंगे। 1000 रुपए में 100 रुपए प्रति पेन है तो 10 पेन खरीद पाएंगे। 200 है तो 5 पेन खरीद पाएंगे, क्योंकि 100 गुणा 10 बराबर 1000, 200 गुणा 5 बराबर 1000, 250 गुणा 4 बराबर 1000, 50 गुणा 20 बराबर 1000, 40 गुणा 25 बराबर 1000, 25 गुणा 40 बराबर 1000, 20 गुणा 50 बराबर 1000। आपके पास कुल 1000 रुपए हैं। अब बच्चों, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अगर मूल्य बढ़ता है प्रति पेन, एक पेन का अगर मूल्य बढ़ता है तो संख्या बच्चों खरीदे गए पेनों की संख्या घट जाती है। और अगर मूल्य घटता है तो खरीदे गए पेनों की संख्या बढ़ जाती है। और यह संख्या उसी अनुपात में घटती या बढ़ती है। बच्चों, यहाँ पर प्रति पेन का जो मूल्य है इस राशि को हम x मान लेते हैं और यह जो संख्या है इस राशि को हम y मान लेते हैं। x के संगत राशि y है तो हम 100, 200, 250, 50, 40, 25, 20 यह जो राशियां हैं प्रति पेन मूल्य, इनको हम x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 आदि कह सकते हैं। और इनके संगत जो संख्याएं होंगी पेन की, x1 के संगत पेनों की संख्या को हम y1 कह सकते हैं। इसी तरह से x2 के संगत पेनों की संख्या को हम y2 कह सकते हैं। x3 के संगत y3, x4 के संगत y4, x5 के संगत y5, x6 के संगत y6, x7 के संगत y7। इसी तरह से आगे भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि x में कमी हो रही है
तो y में वृद्धि हो रही है, और x में अगर वृद्धि हो रही है तो y में कमी हो रही है। यहाँ हमने देखा x1, x2, x3 इनके मान बढ़ रहे हैं, तो y1, y2, y3 यह मान उसी अनुपात में घट रहे हैं। x4, x5, x6, x7 को देखें तो यह मान कम हो रहे हैं, लेकिन उसी अनुपात में y4, y5, y6, y7 यह बढ़ रहे हैं। बच्चों, दो राशियां x और y प्रतिलोम समानुपात अथवा परस्पर व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिलोम कही जाती हैं यदि x में हुई एक वृद्धि y में एक समानुपाती कमी उत्पन्न करे तथा x में हुई एक कमी y में एक समानुपाती वृद्धि उत्पन्न करे। बच्चों, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? 100/200 यह बराबर है 5/10 के। 100/200 यह 1/2 है। 5/10 यह 1/2 है। इसी तरह से आगे 200/250 यह बराबर है 4/5 के। 200/250 यह 4/5 होता है, बराबर 4/5। इसी तरह से हम अन्य राशियों के लिए भी ऐसा कह सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 100 गुणा 10 बराबर यह होगा 200 गुणा 5 के, बराबर 250 गुणा 4 बराबर 50 गुणा 20 बराबर 40 गुणा 25 बराबर 25 गुणा 40 बराबर 20 गुणा 50। और यह बच्चों अचर है, धनात्मक अचर है, इसको हम k कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर x y बराबर k है। k अचर है, धनात्मक अचर है। x y का मतलब x1 y1 बराबर x2 y2 बराबर x3 y3 बराबर x4 y4, इसी तरह से आगे भी। तो बच्चों, दो राशियां x और y प्रतिलोम समानुपात में अथवा परस्पर व्युत्क्रमानुपाती कही जाती हैं यदि x में हुई एक वृद्धि y में एक समानुपाती कमी उत्पन्न करे तथा x में हुई एक कमी y में एक समानुपाती वृद्धि उत्पन्न करे, ताकि इनके संगत मानों का गुणनफल अचर रहे। संगत मानों का गुणनफल बच्चों हमने देखा x1 y1 बराबर x2 y2 बराबर x3 y3 बराबर x4 y4 बराबर, इसी तरह से आगे भी। अर्थात हम कह सकते हैं कि x y बराबर k। अगर ऐसा हो तो x और y परस्पर व्युत्क्रमानुपाती कहलाती हैं। यह दोनों राशियां व्युत्क्रमानुपाती कहलाई जाती हैं। यदि x के मानों x1 x2 के लिए y के संगत मान क्रमशः y1 y2 हो, जैसा कि हमने देखा, तो x1 y1 बराबर x2 y2, इसी तरह से आगे भी होता है। बच्चों, भाग 1 करते हैं। इसमें कथन दिया गया है किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। बच्चों, अगर व्यक्तियों की संख्या, किसी कार्य पर जो व्यक्ति लगे हुए हैं उनकी संख्या बढ़ा दी जाती है, तो हम समझ सकते हैं कि कार्य को पूरा करने में लगा समय यह घट जाएगा। व्यक्तियों की संख्या बढ़ाई जाएगी, समय घट जाएगा। व्यक्तियों की संख्या अगर उसी कार्य को पूरा करने में कम व्यक्ति लगाए जाएंगे तो समय बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक राशि को अगर हम बढ़ाते हैं उसी अनुपात में दूसरी राशि कम हो जाती है। अगर एक राशि को घटाते हैं उसी अनुपात में दूसरी राशि बढ़ जाती है। तो बच्चों, स्पष्ट है कि यह प्रतिलोम समानुपात है, क्योंकि यदि व्यक्तियों की संख्या कम होगी तो कार्य को पूरा करने में अधिक समय लगेगा, और व्यक्तियों की संख्या अधिक होगी तो उसी कार्य को पूरा करने में कम समय लगेगा। तो बच्चों, भाग 1 का उत्तर प्रतिलोम समानुपात होगा। बच्चों, भाग 2 करते हैं। इसमें दिया गया है एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। बच्चों, चाल एक समान है। हम इसको दैनिक जीवन में अपने खुद के
उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। अगर हम अपने स्कूल जाते हैं और पैदल जाते हैं बच्चों, अगर हम स्कूल के अलावा किसी और जगह जाते हैं जो स्कूल से ज़्यादा दूरी पर है, घर से स्कूल की जो दूरी है मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर है, और उसी चाल से हम अगर 4 किलोमीटर कहीं और जाते हैं तो हमें ज़्यादा समय लगता है, 2 गुना समय लगता है। और अगर यह दूरी बढ़ जाती है, हम 6 किलोमीटर चलते हैं या उससे ज़्यादा चलते हैं, तो यात्रा में समय हमें और ज़्यादा लगता है। अगर हम आधा किलोमीटर चलते हैं बाजार जाने के लिए तो हमें समय कम लगता है। एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। चाल अगर एक समान है, दूरी बढ़ती है तो समय बढ़ जाता है, दूरी घटती है तो समय घट जाता है। बच्चों, स्पष्ट रूप से यहाँ प्रत्यक्ष समानुपात है, क्योंकि जितना अधिक समय होगा उतनी अधिक दूरी तय होगी, जितना कम समय होगा उतनी कम दूरी तय होगी। या इसको ऐसा भी कह सकते हैं, जितनी ज्यादा दूरी होगी उसी चाल से अगर हम चलें तो ज्यादा समय लगेगा, जितनी कम दूरी होगी उतना कम समय लगेगा। तो बच्चों, यह प्रत्यक्ष समानुपात है। बच्चों, भाग 3 में दिया गया है खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। बच्चों, अगर खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उतनी हम फसल ज्यादा काटेंगे। खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल जितना कम होगा, काटी गई फसल उतनी ही कम होगी, क्योंकि ज्यादा क्षेत्रफल होगा तो ज्यादा क्षेत्रफल में फसल उगाई जाएगी और काटी गई फसल भी ज्यादा होगी। कम क्षेत्रफल होगा तो कम क्षेत्रफल में फसल उगाई जाएगी तो काटी गई फसल भी कम होगी। तो बच्चों, स्पष्ट रूप से यहाँ पर प्रत्यक्ष समानुपात है, क्योंकि जितनी अधिक खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल होगा उतनी अधिक काटी गई फसल होगी। जितनी कम खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल होगा उतनी कम काटी गई फसल होगी। तो बच्चों, यह प्रत्यक्ष समानुपात है। बच्चों, भाग 4 में दिया गया है एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। बच्चों, वाहन की चाल जितनी ज्यादा होगी उतना ही कम समय लगेगा। निश्चित यात्रा का मतलब एक निश्चित दूरी तय करने में लिया गया समय। वाहन की चाल जितनी ज्यादा होगी उतना ही कम समय लगेगा, और उसी यात्रा को तय करने में लिया गया समय यह कम हो जाएगा अगर वाहन की चाल बढ़ा दी जाए। तो बच्चों, स्पष्ट रूप से यह प्रतिलोम समानुपात है, क्योंकि यदि वाहन की चाल जितनी अधिक होगी यात्रा में लिया गया समय उतना ही कम होगा। तो बच्चों, यह प्रतिलोम समानुपात है। बच्चों, भाग 5 में दिया गया है किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। बच्चों, देश की जनसंख्या जितनी अधिक होगी एक व्यक्ति पर यानी प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल उतना ही कम होगा। यानी एक व्यक्ति पर जो भूमि होगी वह उतनी ही कम होगी अगर देश की जनसंख्या ज्यादा होगी। अगर किसी देश की जनसंख्या कम होगी तो प्रति व्यक्ति यानी एक व्यक्ति पर जो भूमि आएगी, भूमि का क्षेत्रफल होगा, यह ज्यादा होगा। तो बच्चों, स्पष्ट रूप से यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है, क्योंकि देश की जनसंख्या जितनी अधिक होगी प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल उतना ही कम होगा, और देश की जनसंख्या जितनी कम होगी प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल उतना ही अधिक होगा। तो बच्चों, यह प्रतिलोम समानुपात है। बच्चों, अब हम अगला प्रश्न 2 करेंगे। चलिए बच्चों, प्रश्न 2 करते हैं। इसमें दिया गया है एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। बच्चों, इस सारणी में विजेताओं की संख्या
प्रथम पंक्ति में दी गई है। द्वितीय पंक्ति में प्रत्येक विजेता को पुरस्कार रुपए में यह दिया गया है। बच्चों, विजेताओं की संख्या 1 है तो प्रत्येक विजेता को पुरस्कार राशि यह 1 लाख होती है। विजेताओं की संख्या अगर 2 है तो यह राशि दोनों को बढ़ती है, तो 50-50 हजार बढ़ जाती है। बच्चों, क्योंकि 1 लाख जो पुरस्कार की राशि है इसी को वितरित किया जाना है विजेताओं के लिए। अगर विजेता केवल 1 है तो उसी को यह राशि दे दी जाती है 1 लाख, और विजेता अगर 2 हो जाते हैं तो दोनों में बट जाती है बराबर बराबर 50-50 हजार। बच्चों, विजेताओं की संख्या अगर 4 होगी तो निश्चित रूप से यह उन चारों में बटेगी, तो राशि कम हो जाएगी। प्रत्येक विजेता को जो पुरस्कार मिलेगा अब यह कम हो जाएगा। इस तरह से हम यह यहाँ पर महसूस कर सकते हैं कि अगर विजेताओं की संख्या बढ़ती जाएगी तो यह राशि कम होती चली जाएगी, उसी अनुपात में कम होती चली जाएगी। तो बच्चों, विजेताओं की संख्या पुरस्कार की धनराशि इन दोनों में प्रतिलोम समानुपात है, क्योंकि यदि विजेताओं की संख्या बढ़ती है तो प्रत्येक विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि कम हो जाती है। बच्चों, अब हम इस सारणी को पूरा कर लेते हैं। विजेताओं की संख्या को यह x मान लेते हैं, प्रत्येक विजेता को पुरस्कार रुपए में यह y मान लेते हैं। तो बच्चों, यह 1 को हम x1 कह सकते हैं, इसके संगत मान 1 लाख को हम y1 कह सकते हैं, 2 x2, 4 को x3 लिख सकते हैं, 5 को x4, 8 को x5, 10 को x6, 20 को x7 लिख सकते हैं, और इनके संगत मानों को हम y2, y3, y4, y5, y6, y7 लिख सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर x, y बराबर यह अचर होगा, और बच्चों x1, y1 बराबर x2, y2 बराबर x3, y3 बराबर x4, y4 बराबर x5, y5 बराबर x6, y6 बराबर x7, y7 होगा। बच्चों, x1, y1 यह 1 गुणा 1 लाख है। बच्चों, इसको सरल करते हैं तो यह 1 लाख आता है। तो बच्चों, यह अचर होगा, तो k यहाँ पर बच्चों 1 लाख होगा। x2, y2 बराबर k होगा। x2 बच्चों 2 है और y2 50 हजार है, तो हम देख रहे हैं कि यह 1 लाख हुआ, तो बच्चों यह k है। अब x3, y3 बराबर k होना चाहिए। x3 बच्चों यहाँ 4 है, गुणा y3 हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं बराबर k को हम 1 लाख रखेंगे। 4 का पक्षांतरण करने से y3 बराबर 1 लाख बटा 4, 1 लाख को 4 से भाग देते हैं तो बच्चों यह 25 हजार आता है। तो बच्चों, रिक्त स्थान में y3 के लिए यहाँ पर 25 हजार आएगा। इसी तरह से बच्चों, अगले रिक्त स्थान को भरने के लिए x4, y4 बराबर k लिखेंगे। x4 यहाँ पर 5 है, गुणा y4 बराबर k को हम 1 लाख रखेंगे। y4 बराबर 1 लाख बटा 5 होगा। 1 लाख को 5 से भाग देने से यह 20 हजार आता है। तो बच्चों, y4 यहाँ पर रिक्त स्थान में 20 हजार आएगा। अब बच्चों, अगले रिक्त स्थान को भरने के लिए x5, y5 बराबर k लिखेंगे। x5 यहाँ पर 8 है, गुणा y5 बराबर k को 1 लाख रखेंगे। इससे y5 का मान बराबर 1 लाख बटा 8, 1 लाख को 8 से भाग देते हैं तो बच्चों यह 12,500 आता है। तो बच्चों, रिक्त स्थान में y5 के लिए 12,500 भरेंगे। अगले रिक्त स्थान के लिए x6, y6 बराबर k। x6 यहाँ पर 10 है, गुणा y6 बराबर k को 1 लाख रखेंगे। इससे y6 बराबर 1 लाख
बटा 10। 1,00,000 को 10 से भाग देते हैं तो यह 10,000 आता है। तो बच्चों y6 हम यहाँ पर रिक्त स्थान में 10,000 रखेंगे। अगले रिक्त स्थान को भरने के लिए x7 y7 बराबर k रखेंगे। x7 यहाँ पर 20 है गुणा y7 बराबर k को 1,00,000 रखेंगे। इससे y7 बराबर 1,00,000 बटा 20 हो जाता है। 1,00,000 को 20 से भाग देते हैं तो बच्चों यह 5,000 आता है। तो अगले रिक्त स्थान में, अंतिम रिक्त स्थान में y7 के लिए यहाँ पर हम 5,000 भरेंगे। प्रश्न 3 करते हैं। इसमें दिया गया है रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर हैं। निम्नलिखित सारणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए। बच्चों यहाँ पर हम यह पहिए देख रहे हैं। चित्र में इन पहियों को दर्शाया गया है। बच्चों रहमान डंडियों का प्रयोग करते हुए इस पहिए को बना रहा है। जैसे हम इस पहले चित्र में हम देख रहे हैं कि इसने 3 तीलियां लगाई हुई हैं, 3 डंडियां इसने इस पहिए में लगाई हुई हैं। दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसने 1 2 3 4 5 6 तीलियां बच्चों यहाँ पर लगाई हुई हैं। और तीसरे पहिए में बच्चों यहाँ पर इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 तीलियां या डंडियां इसमें लगाई हुई हैं। बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि यह जो पहिया है, इस पहिए के अगर केंद्र पर बना कोण देखें तो बच्चों हम जानते हैं कि यह 360 अंश का होता है। तो बच्चों इस 360 अंश के कोण को इसने, क्योंकि डंडियों को इसने जो लगाना है, यह 2 क्रमागत डंडियों के बीच का कोण इसने समान रखना है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले चित्र में 3 डंडियां हैं, दूसरे चित्र में 6 डंडियां हैं, तीसरे चित्र में 8 डंडियां हैं। तो जैसे जैसे तीलियों की संख्या बढ़ रही है, यह जो कोण है क्रमागत डंडियों के बीच में, बच्चों यह कोण घटता जा रहा है। बच्चों जैसे जैसे तीलियां बढ़ रही हैं, क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का कोण यह घट रहा है। बच्चों स्पष्ट रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि तीलियों की संख्या तथा क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच के कोण, इन दोनों राशियों में प्रतिलोम समानुपात है। बच्चों भाग 1 में पूछा गया है, क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है। बच्चों यहाँ पर अभी हमने समझा कि इन दोनों के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है। तो इसका उत्तर यह होगा, हाँ यह प्रतिलोम समानुपात में है। बच्चों भाग 2 करते हैं। इसमें पूछा गया है, तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए। बच्चों यहाँ पर 3 चित्र दिए गए हैं। एक बच्चों यहाँ पर यह पहला चित्र, यह दूसरा चित्र, यह तीसरा चित्र। बच्चों पहले चित्र में हम देख रहे हैं कि तीलियों की संख्या 3 है। तो बच्चों इस सारणी में ही हम इसको 3 लिख देते हैं। तीलियों की संख्या 3 है, तो क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का कोण हमें बच्चों यह ज्ञात करना है। अगला जो चित्र है, इसमें तीलियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 दी गई है। बच्चों यह सारणी में पहले से तीलियों की संख्या दर्शाई गई है। अगले चित्र में तीलियों की संख्या 8 है। बच्चों इसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है सारणी में। बच्चों तीलियों की संख्या को अगर हम राशि x मान लेते हैं, क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का कोण, इसको हम राशि y मान लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर x गुणा y, यह बच्चों अचर होगा, धनात्मक अचर k होगा। बच्चों तीलियों की संख्या 3 को हम यह x1 लिख सकते हैं। इसके संगत
क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का कोण, इसको हम बच्चों y1 लिख सकते हैं। दूसरे स्तंभ में 4 तीलियों की संख्या के लिए y का मान 90 अंश है, यानी कि क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का कोण यह 90 अंश है। 6 के लिए बच्चों यह 60 अंश है। 8 के लिए बच्चों हम इसे y4 मान लेते हैं क्योंकि यह चतुर्थ स्तंभ है। 5वें स्तंभ में 10 तीलियों के लिए यहाँ पर हम y5 रख लेते हैं। 6ठे स्तंभ में 12 तीलियों के लिए यहाँ पर हम y6 रख लेते हैं। तो बच्चों हमें y1, y4, y5, y6 ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ पर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पहले चित्र में तीलियों की संख्या 3 है तो 360 अंश का कोण यह 3 भाग में बट जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो y1 या y1 होगा यह 360/3 होगा, यह बच्चों 120 अंश होगा। अगले चित्र में तीलियों की संख्या 6 है। तीलियों की संख्या 6 के लिए बच्चों जो कोण होगा यह 360 अंश/6 होगा, समान रूप से बट जाएगा, यह 60 अंश होगा। बच्चों इसको सारणी में दिखाया गया है। तीसरी जो आकृति है, तीसरा जो चित्र दिखाया गया है, इसमें 8 तीलियां हैं। तो 8 तीलियों के लिए बच्चों यह कोण बराबर रूप से बट जाएगा, 360 अंश/8 होगा, तो यह 45 अंश का होगा। बच्चों हमें सारणी को पूरा करना है। तो यहाँ पर जो अचर है xy, इसका मान बच्चों यह हम द्वितीय स्तंभ से ज्ञात कर सकते हैं। द्वितीय स्तंभ के लिए बच्चों x2 गुणा y2 बराबर यह अचर होगा और बच्चों यह 4 गुणा 90, तो यह 360 अंश होगा। तो यहाँ पर k का मान 360 अंश होगा। बच्चों प्रथम स्तंभ के लिए x1 y1 बराबर k लिखेंगे। तृतीय स्तंभ के लिए x3 y3 बराबर k होगा। चतुर्थ स्तंभ के लिए x4 y4 बराबर k होगा। पांचवें स्तंभ के लिए x5 y5 बराबर k होगा। इसी तरह से छठे स्तंभ के लिए x6 y6 बराबर k होगा। बच्चों x1 y1 बराबर k, तो हम यहाँ 3 गुणा y1 बराबर 360 अंश लिखेंगे। x3 y3 बराबर k, तो 6 गुणा 60 बराबर यह 360 अंश। बच्चों यह k का मान है, k का मान अचर रहता है। x4 y4 बराबर k, तो 8 गुणा y4 बराबर 360 अंश लिखेंगे। x5 y5 बराबर k, तो 10 गुणा y5 बराबर k लिखेंगे। k बच्चों यहाँ पर 360 अंश लिखेंगे। x6 y6 बराबर k, x6 y6 बराबर k। x6 बच्चों यहाँ पर 12 है, 12 गुणा y6, k को 360 अंश लिखेंगे। बच्चों 3 गुणा y1 बराबर 360 अंश, y1 बराबर 360 अंश बटा 3 होगा। 360 अंश बटा 3 यह 120 अंश होता है। तो बच्चों यहाँ पर y1 बराबर 120 अंश होगा। x4 y4 बराबर k, 8 गुणा y4 बराबर 360 अंश, तो बच्चों y4 बराबर 360 अंश बटा 8 होगा। 360 अंश बटा 8 यह 45 अंश होता है, तो y4 बराबर 45 अंश होगा। 10 गुणा y5 बराबर 360 अंश, तो बच्चों y5 बराबर 360 अंश बटा 10 होगा, यह 36 अंश होगा। तो y5 यह 36 अंश होगा। 12 गुणा y6 बराबर 360 अंश, तो y6 बराबर 360 अंश बटा 12 होगा। 360 को 12 से भाग देते हैं 30 आता है, तो यह 30 अंश होगा। y6 बराबर 30 अंश। बच्चों इन मानों को हम सारणी में रख लेते हैं। तो y1 को हम बच्चों यहाँ पर 120 अंश रखेंगे, y4 को 45 अंश रखेंगे, y5 को बच्चों यहाँ पर 36 अंश रखेंगे, y6 को बच्चों 30 अंश रखेंगे। सारणी को बच्चों हमने पूरा कर लिया है। अब भाग 3 करते हैं।
भाग 3 में बच्चों दिया गया है, यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 अंश है तो आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों इसको हम सारणी में नोट कर लेते हैं, इसको बच्चों हम सारणी में दर्शा लेते हैं। क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 अंश यहाँ पर रख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 40 अंश रख लेते हैं, यह y7 होगा। इसके संगत मान तीलियों की संख्या बच्चों हम यहाँ पर यह x7 रख लेते हैं। हमें x7 बच्चों ज्ञात करना है, तीलियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों इस स्तंभ के लिए, इस अंतिम स्तंभ के लिए हम कह सकते हैं कि x7 y7 बराबर k होगा। x7 हमें ज्ञात करना है गुणा y7 यहाँ 40 अंश है बराबर k 360 अंश। तो इससे बच्चों x7 बराबर 360 अंश बटा 40 आ जाता है। 40 अंश, 360 अंश को 40 अंश से भाग देते हैं तो बच्चों यह 9 आता है। तो बच्चों तीलियों की संख्या 9 होगी। तो भाग 3 के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या बराबर 9। बच्चों यह इस भाग का उत्तर होगा। प्रश्न 4 करते हैं, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयां मिलती हैं। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिलेंगी। बच्चों हम जानते हैं कि मिठाई के डिब्बे में मिठाइयों की जो संख्या होती है यह एक निश्चित संख्या होती है। बच्चों इन मिठाइयों को 24 बच्चों में अगर बांटा जाता है तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयां मिलती हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक सारणी बनाई हुई है पहले से। इस सारणी में मिठाइयों की संख्या और बच्चों की संख्या को दर्शाया गया है। मिठाइयों की संख्या यह बच्चों 5 है अगर बच्चों की संख्या 24 है। पूरी मिठाई को बांट दिया जाता है, डब्बे में जितनी मिठाई है उसको अगर हम बांट देते हैं तो प्रत्येक बच्चे को 5-5 मिठाई मिलती है और यह कुल बच्चे 24 है। 24 बच्चों में बांट दी जाती है, प्रत्येक बच्चे को 5-5 मिठाई मिलती है। अब बच्चों यह पूछा गया है यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए, यानी बच्चों की संख्या कितनी रह जाती है। 4 बच्चे कम होने से बच्चों की संख्या बराबर, बच्चों अब यह पहले 24 बच्चे थे, इसमें ऋण 4 करते हैं तो बच्चों यह 20 हो जाती है। तो बच्चों की संख्या अगर 20 हो जाती है तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिलेंगी। बच्चों हम यहाँ पर मान लेते हैं कि प्रत्येक बच्चे को x मिठाइयां मिलेंगी। बच्चों यहाँ पर हम प्रथम स्तंभ से कह सकते हैं कि अचर का मान 5 गुणा 24 होगा। बच्चों यह 120, यानी अचर k का मान 120 होगा। यह द्वितीय स्तंभ के लिए भी अचर रहेगा। द्वितीय स्तंभ के लिए हम कह सकते हैं प्रतिलोम समानुपात के लिए x गुणा 20 बराबर यह k होगा। बच्चों क्योंकि यह प्रश्न प्रतिलोम समानुपात का है, क्योंकि डब्बे में निश्चित मिठाई है, बच्चों की संख्या अगर बढ़ती है तो मिठाइयों की संख्या प्रत्येक बच्चे को जो मिलेगी कम हो जाएगी। अगर बच्चों की संख्या घटती है तो प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या यह बढ़ जाएगी। तो प्रतिलोम समानुपात से हम कह सकते हैं कि x गुणा 20 बराबर k। तो बच्चों x गुणा 20 बराबर k यहाँ पर 120 है। तो x बराबर बच्चों हम 120 बटा 20 लिखेंगे। 120 को 20 से भाग देने से बच्चों यह 6 आता है। तो बच्चों x बराबर 6 होगा। प्रश्न में पूछा गया है प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिलेंगी। तो बच्चों प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाइयां मिलेंगी। बच्चों यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 5, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। बच्चों क्योंकि पशुशाला में पर्याप्त भोजन होता है, अगर कुछ पशु हैं यह भोजन एक निश्चित दिनों के लिए चलेगा, लेकिन अगर पशुओं को बढ़ा दिया जाए तो अब यही भोजन कम दिनों के लिए चलेगा।
पशुओं की संख्या कम कर दी जाएगी तो यह भोजन ज्यादा दिन चलेगा। तो बच्चों स्पष्ट रूप से यहाँ पर यह प्रतिलोम समानुपात है। बच्चों यहाँ पर हमने एक सारणी पहले से बनाई हुई है, इसमें पशुओं की संख्या और दिन हमने दर्शाया है। प्रश्न में दिया गया है किसी पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। तो बच्चों यहाँ पर पशुओं की संख्या को 20 रख लेते हैं और इनके लिए पर्याप्त भोजन 6 दिन यह चलता है। अगर इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं, बच्चों 10 पशु और आने से अब यह पशुओं की संख्या पहले 20 है, 10 और आने से 20 धन 10 बच्चों यह 30 हो जाती है। तो पशुओं की संख्या 30 होने से यह पूछा गया है यह भोजन कितने दिन और चलेगा, कितने दिन पर्याप्त रहेगा। बच्चों हम मान लेते हैं कि यह x दिन के लिए पर्याप्त रहेगा। तो बच्चों प्रतिलोम समानुपात से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 20 गुणा 6 बराबर 30 गुणा x होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर k का जो मान होगा यह 20 गुणा 6 होगा और बच्चों यह अचर रहेगा। तो 20 गुणा 6 बराबर 30 गुणा 6 होगा। बच्चों इसको आगे हम यह कह सकते हैं 20 गुणा 6 बराबर 30 गुणा x। तो x बराबर बच्चों 20 गुणा 6 बटा 30 हम लिख सकते हैं। 6 को 6 से भाग देते हैं 1 आता है, 6 को 30 से भाग देते हैं 5 आता है और 20 को 5 से भाग देते हैं तो 4 आता है। 4 गुणा 1 बराबर 4। तो बच्चों x बराबर 4 होगा। x क्या है, यहाँ पर दिन है। 10 पशु और आ जाए तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा, तो यह भोजन 4 दिन तक पर्याप्त रहेगा। तो बच्चों इसका उत्तर अतः यह भोजन 4 दिन तक पर्याप्त रहेगा। प्रश्न 6, एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पर लगाता है तो यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर यह दिया गया है कि किसी कार्य को पूरा करने में 3 व्यक्ति 4 दिन लगाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक सारणी पहले से बनाई हुई है, इसमें व्यक्ति और दिन, 3 व्यक्ति उसी काम को 4 दिन में करते हैं। बच्चों यहाँ पर यह पूछा गया है 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पर लगाता है। तो व्यक्ति अगर 4 हो जाते हैं, अब यह काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। बच्चों हम मान लेते हैं कि यह x दिन में पूरा हो जाएगा। अब क्योंकि बच्चों यह प्रतिलोम समानुपात है यहाँ पर, क्योंकि उसी कार्य को अगर पूरा कराना है व्यक्ति बढ़ाए जाएंगे तो वह कम दिन में उसी काम को पूरा करेंगे। तो बच्चों प्रतिलोम समानुपात से हम यह कह सकते हैं 3 गुणा 4 बराबर बच्चों यह 4 गुणा x होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणा x बराबर 3 गुणा 4, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो अचर है यह 3 गुणा 4 होगा। यह अचर 4 गुणा x के लिए भी होगा। तो बच्चों 4 गुणा x बराबर 3 गुणा 4, इससे हम x का मान यह 3 गुणा 4 बटा 4 होगा, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। 4 से 4 कट जाता है तो बच्चों x बराबर 3 आ जाता है। x यहाँ पर क्या है, यह दिनों की संख्या है। 4 व्यक्ति उसी काम को 3 दिन में पूरा करेंगे। तो यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो बच्चों यह कार्य 3 दिन में पूरा हो जाएगा। बच्चों यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 7 करते हैं। इसमें दिया गया है बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बक्स में 12 बोतलें हैं। यदि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्स में 20 बोतलें हों तो कितने बक्स भरे जाएंगे। बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि बोतलों की कुछ एक निश्चित संख्या है, एक बैच है बोतलों का, इनको 25 बक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बक्स में 12 बोतलें हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक सारणी पहले से बनाई हुई है। इस सारणी के प्रथम पंक्ति में हमने प्रत्येक बक्स में बोतलों की संख्या लिखी हुई है और
बक्स की संख्या द्वितीय पंक्ति में लिखी हुई है। तो बच्चों बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है। बच्चों बक्सों की संख्या 25 है। प्रत्येक बक्स में 12 बोतलें हैं। तो प्रत्येक बक्स में बोतलों की संख्या यहाँ पर हम सारणी में 12 रखेंगे। बच्चों प्रत्येक बक्स में बोतलों की संख्या जब 12 है तो उन निश्चित बोतलों को भरने के लिए बक्स की संख्या 25 होती है। 25 बक्स की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न में कहा गया है यदि इसी बैच को उतनी ही बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्स में 20 बोतलें हों, तो प्रत्येक बक्स में बोतलों की संख्या बच्चों यहाँ पर सारणी में 20 रख लेते हैं, तो कितने बक्स भरे जाएंगे? बक्स की संख्या हमें ज्ञात करनी है। बच्चों हम मान लेते हैं कि x बक्स भरे जाएंगे। जब प्रत्येक बक्स में बोतलों की संख्या 20 है तो हम मान लेते हैं कि बक्स की संख्या हमें x बक्स की जरूरत होती है। x बक्स भरे जाएंगे। बच्चों यह x का मान हमने यहाँ पर ज्ञात करना है, क्योंकि बच्चों जैसा कि हम यहाँ पर दो आकृतियां देख रहे हैं। पहली आकृति में बोतलों की संख्या यानी पहले बक्स में बोतलों की संख्या कम है, दूसरे बक्स में बोतलों की संख्या ज्यादा है। तो पहली स्थिति में हमें बोतलों का जो बैच है उन बोतलों को भरने के लिए ज्यादा बक्सों की आवश्यकता होगी। दूसरे चित्र में जो बक्स दिया गया है इस बक्स के लिए, क्योंकि इसमें ज्यादा बोतलें आएंगी तो उसी बैच को भरने के लिए हमें कम बक्स की आवश्यकता होगी। अगर प्रत्येक बक्स में बोतलों की संख्या बढ़ाई जाती है तो बक्स की संख्या कम हो जाती है। बच्चों यह यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है। तो बच्चों हम प्रतिलोम समानुपात से कह सकते हैं कि 20 गुणा x बराबर 12 गुणा 25 होगा। तो बच्चों इससे हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। x बराबर 12 गुणा 25 बटा 20 होगा। 25 को 5 से भाग देते हैं तो 5 आता है, 20 को 5 से भाग देते हैं तो 4 आता है, 12 को 4 से काटते हैं तो बच्चों 3 आता है। तो इस तरह से x बराबर 3 गुणा 5 होगा। तो x बराबर 3 गुणा 5 15 होता है। x क्या है? यहाँ पर बक्स की संख्या है, पूछा गया है तो कितने बक्स भरे जाएंगे, अतः 15 बक्स भरे जाएंगे। बच्चों यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। बच्चों प्रश्न 8 करते हैं। इसमें दिया गया है एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? बच्चों कुछ निश्चित वस्तुएं बनानी है एक फैक्ट्री को। उन वस्तुओं को बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है और उनको बनाने में 63 दिन लगते हैं। उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? बच्चों क्योंकि जो वस्तुएं हैं निश्चित वस्तुएं हैं उन्हीं को बनाना है, 42 मशीनों की आवश्यकता होती है 63 दिन में बनाने के लिए। अगर बच्चों यहाँ पर दिन कम किए जाएंगे तो ज्यादा मशीनों की आवश्यकता होगी, यानी मशीनों की संख्या बढ़ाई जाती है तो कम दिन लगेंगे, मशीनों की संख्या घटाई जाती है तो ज्यादा दिन लगेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ बच्चों यहाँ पर दिन और मशीनों की संख्या इनमें प्रतिलोम समानुपात है। किसी कार्य को पूरा करने के लिए दिन और मशीनों की संख्या में प्रतिलोम समानुपात होगा। बच्चों यहाँ पर हमने एक सारणी बनाई हुई है। पहली पंक्ति में दिन लिखा गया है, दूसरी पंक्ति में मशीनों की संख्या को दर्शाया गया है। कुछ वस्तुएं बनानी है 63 दिन में यह वस्तुएं बननी है तो मशीनों की संख्या 42 की आवश्यकता होती है। अगर इन्हीं वस्तुओं को बनाने के लिए हमें 54 दिन में यह कार्य पूरा करना है तो कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? बच्चों हम मान लेते हैं कि x मशीनों की आवश्यकता होगी, तो सारणी में 54 के संगत हम x लिखेंगे। बच्चों x हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है दिन और मशीनों की संख्या में। तो प्रतिलोम समानुपात से बच्चों हम कह सकते हैं कि x गुणा 54 बराबर 42 गुणा 63 होगा।
इससे हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो x बराबर 42 गुणा 63 बटा 54 होगा। 63 को 9 से भाग देते हैं बच्चों 7 आता है। 54 को 9 से भाग देते हैं तो बच्चों यह 6 आता है। 42 को 6 से भाग देने से बच्चों 7 आता है। तो x बराबर 7 गुणा 7 होगा। 7 गुणा 7 49 होता है, तो x बराबर 49 होगा। बच्चों सारणी में x बराबर 49 लिखेंगे। 49 यहाँ पर क्या है, मशीनों की संख्या है। तो उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी, x मशीनों की आवश्यकता होगी, मतलब 49 मशीनों की आवश्यकता होगी। अतः उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए 49 मशीनों की आवश्यकता होगी। बच्चों यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 9, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा। बच्चों एक निश्चित दूरी तय करनी है। जब कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो उसे 2 घंटे का समय लगता है। अब अगर कार की चाल को बढ़ा दिया जाता है तो बच्चों उसको कम समय लगेगा। चाल को बढ़ाने से उतनी ही दूरी तय करने में कम समय लगता है। तो बच्चों यहाँ पर यह प्रतिलोम समानुपात है। उतनी ही दूरी तय करने के लिए चाल और समय में प्रतिलोम समानुपात होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक सारणी पहले से बनाई हुई है। प्रथम पंक्ति में चाल और द्वितीय पंक्ति में इसके संगत समय को दर्शाया गया है। चाल अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 2 घंटे लगते हैं। अगर चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो बच्चों हम मान लेते हैं कि यह समय x लगेगा। बच्चों क्योंकि यह प्रतिलोम समानुपात है, यहाँ पर चाल और समय के बीच प्रतिलोम समानुपात का संबंध है। तो बच्चों प्रतिलोम समानुपात से हम कह सकते हैं कि 80 गुणा x बराबर 60 गुणा 2 होगा। बच्चों इससे हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। यह 60 गुणा 2 बटा 80 होगा। बच्चों 60 को 20 से भाग देते हैं 3 आता है। 80 को 20 से भाग देते हैं तो 4 आता है। 2 को 2 से भाग देते हैं 1 आता है। 2 को 4 से भाग देते हैं 2 आता है। तो बच्चों x बराबर 3 गुणा 1 यह 3 होता है बटा 2। x बराबर 3 बटा 2 होगा। x यहाँ पर क्या है, समय है घंटों में। तो बच्चों x 3 बटा 2 घंटे होंगे। इस प्रश्न में पूछा गया है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा। बच्चों यह 3 बटा 2 घंटे लगेगा। अतः 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस कार को एक सही 1 बटा 2 घंटे का समय लगेगा। यह बच्चों इस प्रश्न का उत्तर होगा। 3 बटा 2 को हम एक सही 1 बटा 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 3 को हम 2 से भाग देते हैं तो बच्चों यह 1 बार जाता है। 2 गुणा 1 बराबर 2, 3 में से 2 घटाते हैं 1 आता है। तो 3 बटा 2 घंटे को हम बच्चों एक सही 1 बटा 2 लिखेंगे। प्रश्न 10, 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। भाग 1, कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। अब यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। भाग 2, एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। बच्चों एक निश्चित काम को पूरा कराना है। 2 व्यक्ति इस काम को 3 दिन में कर सकते हैं। कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो बच्चों व्यक्तियों की संख्या घट जाती है। यह घट के 1 रह जाती है। 2 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति बीमार पड़ गया तो यह संख्या 2 ऋण 1 बराबर 1 रह जाएगी। अब यह कार्य उतना ही कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो बच्चों अब ज्यादा दिन लगेंगे, क्योंकि व्यक्ति कम होने से ज्यादा दिन लगेंगे। एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब बच्चों अगर दिन कम हो जाते हैं तो ज्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यानी उसी काम को करने के लिए अगर व्यक्ति बढ़ाए जाते हैं तो कम समय लगेगा, व्यक्ति घटाए जाते हैं तो ज्यादा समय लगेगा।
तो बच्चों निश्चित रूप से यह यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है। व्यक्तियों की संख्या का संबंध दिनों की संख्या से बच्चों उसी काम को कराने के लिए यहाँ पर यह प्रतिलोम समानुपात होगा। व्यक्तियों की संख्या दिनों की संख्या इन दोनों राशियों में प्रतिलोम समानुपात होगा। बच्चों इस सारणी को हम भर लेते हैं। प्रथम पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या दी गई है, द्वितीय पंक्ति में दिनों की संख्या को दर्शाया गया है। तो बच्चों प्रश्न के अनुसार दो व्यक्ति एक घर में खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। व्यक्तियों की संख्या 2 है तो दिनों की संख्या 3 है। कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। तो बच्चों बीमार होने से व्यक्तियों की संख्या अब यह है, पहले 2 थे, 1 कम हो जाता है, 2 ऋण 1 बराबर 1 हो जाता है। तो बच्चों व्यक्तियों की संख्या अगर 1 हो जाती है, अब यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? हम मान लेते हैं कि 22 दिनों में यह पूरा हो जाता है। आगे पूछा गया है एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए बच्चों दिनों की संख्या अगर 1 है, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? हम मान लेते हैं कि x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। बच्चों सारणी को हमने भर लिया है, हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों क्योंकि यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है, तो प्रतिलोम समानुपात से हम कह सकते हैं कि प्रतिलोम समानुपात से 1 गुणा y बराबर 2 गुणा 3 होगा। तो बच्चों y बराबर 2 गुणा 3 बटा 1 होगा। 2 गुणा 3 6 होता है, 6 बटा 1, 6 को 1 से भाग देते हैं तो बच्चों 6 ही आता है। तो y बराबर 6 होगा। तो सारणी में हम y बराबर 6 लिखेंगे। अब बच्चों प्रतिलोम समानुपात से x गुणा 1 बराबर 2 गुणा 3 होगा। तो बच्चों x बराबर 2 गुणा 3 बटा 1 होगा। 2 गुणा 3 6 होता है, 6 बटा 1। बच्चों 6 को 1 से भाग देते हैं तो 6 आता है। तो x बराबर 6 होगा। तो सारणी में हम x बराबर 6 रख लेते हैं। x यहाँ पर क्या है? व्यक्तियों की संख्या है। 6 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी एक दिन के लिए। y बराबर 6। बच्चों भाग 1 में पूछा गया है कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। अब यह कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? बच्चों यह y दिन में पूरा करेगा। y यहाँ पर 6 है तो यह 6 दिनों में पूरा करेगा। तो बच्चों भाग 1 के लिए कार्य अब 6 दिनों में पूरा होगा, यह उत्तर होगा। और बच्चों भाग 2 में पूछा गया है एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? बच्चों x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। x हमने ज्ञात किया है, यह 6 है। 6 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। बच्चों भाग 2 के लिए कार्य को पूरा करने के लिए 6 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यह उत्तर होगा। प्रश्न 11, किसी स्कूल में 45 मिनट की अवधि के 8 कालांश होते हैं। यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है। यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 कालांश हों तो प्रत्येक कालांश कितने समय का होगा? बच्चों यहाँ पर कालांश का मतलब जो स्कूल का कार्य समय होता है, जैसे बच्चों के लिए यह पढ़ाई का समय होता है। पूरे पढ़ाई के समय को कुछ अवधि में बांट दिया जाता है, उनकी क्लासेस लगती हैं, तो इस बराबर अवधि को हम कालांश कहते हैं। किसी स्कूल में 45 मिनट की अवधि के 8 कालांश होते हैं। अब स्कूल के कार्य का समय उतना ही रहता है। अगर इन कालांशों की संख्या बढ़ा दी जाए तो बच्चों क्योंकि स्कूल का कार्य का समय उतना ही रहता है तो कालांश का समय 45 मिनट के स्थान पर यह कम समय हो जाएगा। तो बच्चों अगर समय निश्चित रहता है, उस निश्चित समय को बांटना होता है। कालांश बढ़ा दिए जाते हैं तो प्रत्येक कालांश की जो अवधि है यह कम हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर कालांश की संख्या और कालांश का समय, प्रत्येक कालांश का समय, इन दोनों में प्रतिलोम समानुपात होगा।
तो बच्चों यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है। बच्चों सारणी को पूरा कर लेते हैं। जब कालांश की संख्या 8 है, कालांश का समय यह 45 मिनट होता है। बच्चों अब स्कूल के कार्य का समय उतना ही रखते हुए बराबर बराबर अवधि के 9 कालांश हैं। तो 9 कालांश के लिए प्रत्येक कालांश कितने समय का होगा? हम मान लेते हैं कि यह x मिनट का होगा। कालांश का समय मिनट में हम x मान लेते हैं। कालांश की संख्या अगर 9 हो जाती है तो कालांश का समय मिनट में x हो जाता है। बच्चों हमें कालांश का समय मतलब x ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर क्योंकि प्रतिलोम समानुपात है, तो प्रतिलोम समानुपात से हम कह सकते हैं कि 9 गुणा x बराबर 8 गुणा 45 होगा। अब बच्चों इससे हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। यह 8 गुणा 45 बटा 9 होगा। 45 को 9 से भाग देते हैं तो यह 5 आता है। और बच्चों 8 गुणा 5 बराबर 40 होता है, तो x बराबर 40 होगा। बच्चों x यहाँ पर कालांश का समय है मिनट में। प्रत्येक कालांश कितने समय का होगा? बच्चों यह प्रत्येक कालांश 40 मिनट का होगा। अतः बराबर बराबर अवधि के 9 कालांश के लिए प्रत्येक कालांश 40 मिनट का होगा। बच्चों यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। बच्चों तिवारी एकेडमी की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।